हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल अड्डा। दोस्तों, हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू को प्रैक्टिस सेट के माध्यम से देख रहे हैं, जिसमें अब तक हम लोगों ने टोटल 66 सेट को डिस्कस कर लिया है। आज के सेट में हम लोग सेट नंबर 67 को डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारी पहले की वीडियोज को नहीं देखा है उसे देख लीजिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली सारी महत्वपूर्ण वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज के सेट का पहला प्रश्न है, मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है। तो दोस्तों, वो हार्मोन है पैराथायरॉयड हार्मोन, जिसको हम लोग पीटी हार्मोन भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पैराथायरॉयड हार्मोन। अब ये स्रावित कहाँ से होता है? तो दोस्तों, थायराइड के पीछे स्थित होता है पैराथायरॉयड ग्लैंड, और पैराथायरॉयड ग्लैंड से स्रावित होता है ये पैराथायरॉयड हार्मोन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों, यह हार्मोन कैल्शियम फॉस्फेट के साथ साथ विटामिन डी के स्तर को भी नियंत्रित करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न है, किसी तत्व का सर्वाधिक मौलिक अभिलक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों, किसी भी तत्व का सर्वाधिक मौलिक अभिलक्षण परमाणु क्रमांक पर निर्भर करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परमाणु क्रमांक। दोस्तों, परमाणु क्रमांक क्या होता है? तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कहा जाता है, जो कि किसी भी तत्व का मूल अभिलक्षण को उसके अन्य तत्वों से भिन्न करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस जो चीनी की तुलना में 550 गुना अधिक मीठा होता है का उपयोग मधुमेह के रूप में करते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सैकरीन। दोस्तों, सैकरीन यह एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जिसमें कि 0 कैलोरी मौजूद होता है, जिस कारण इसका उपयोग मधुमेह यानी डायबिटीज पेशेंट के द्वारा किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से एक तत्व का समस्थानिक कैंसर के उपचार में प्रयुक्त किया जाता है? तो वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो वो है कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। अब ये किस प्रकार से किया जाता है? तो दोस्तों, कोबाल्ट एक प्रकार का रेडियो एक्टिव समस्थानिक है जिसमें से गामा किरण निकलता है और यह कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। इसी तरह से कैंसर का उपचार किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोबाल्ट 60। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भूमि के एक ही यानी उसी टुकड़े पर एक साथ यानी एक ही समय में 2 या अधिक फसलें उगाने की पद्धति को वर्णित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिश्रित फसल। दोस्तों, जब एक ही भूमि पर यानी कि जहां हम लोग मकई लगाते हैं, आप देखते होंगे कि उसके साथ साथ जब आप सरसों लगाते हैं, आप देखते होंगे सरसों के साथ आप चना भी डाल देते हैं या कुछ उस टाइप का। तो वो जो फसल होता है मिश्रित फसल होता है और यह एक पद्धति के हिसाब से लगाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिश्रित फसल। अगला प्रश्न है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। प्रकाशिकी में यह घटना जो सूर्य के इस तरह से दिखाई देने के लिए जिम्मेदार है क्या कहलाती है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकीर्णन। दोस्तों, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य क्षैतिज पर होने की वजह से वायुमंडल में सभी रंग प्रकीर्णित हो जाता है, लेकिन लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होने के कारण लाल रंग जो है वो हमारी आंखों तक आसानी से पहुंच जाता है, जिस कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है और इसका कारण प्रकीर्णन होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, सॉरी अगर आपको थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा हो तो, क्योंकि काम चल रहा है थोड़ा, तो इस वजह से उसका साउंड आ सकता है, तो उसके लिए थोड़ा मैनेज करिएगा। अगला प्रश्न है, एक लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेंस के बारे में सही है? तो दोस्तों, ये लेंस उत्तल लेंस होगा और इसकी फोकस दूरी 2 डायोप्टर है, तो कितनी हो जाएगी? 50 सेंटीमीटर यानी कि 0.5 मीटर। दोस्तों, एक डायोप्टर में 2 सेंटीमीटर होता है और जो हमारी आंखें सबसे न्यूनतम दूरी तक देखती है
वो 25 सेंटीमीटर सबसे न्यूनतम दूरी होती है और अधिकतम दूरी आप जितना दूर तक देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेंस उत्तल है और उसकी फोकस दूरी 0.2 मीटर है, 0.5 मीटर है, सॉरी 0.5 मीटर यानी 50 सेंटीमीटर है। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन प्रदूषण से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला है, भारत में नाइट्रोजन प्रदूषण का मुख्य स्रोत कृषि है। तो ये सही है दोस्तों, क्योंकि कृषि में जब दलहनी फसल होती है, जो दलहनी फसलें होती है, वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ले लेती है और यह प्रदूषण का कारण बनाती है। तो ये सही है। दूसरा, नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 हवा में ओजोन के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों। नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या करता है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक यौगिक तीव्र सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में टूट जाते हैं और पुनः नई संरचनाओं में पुनः संयोजित होकर ओजोन बनाते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक और दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न है, पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने से कौन सा रोग होता है। दोस्तों, पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, जिसे हम लोग मेथेमोग्लोबिनेमिया भी कहते हैं। दोस्तों, यह बीमारी यानी ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है, ये बीमारी खास तौर पर 6 महीने से कम उम्र के बच्चों में होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये करता क्या है दोस्तों, तो ये ऑक्सीजन परिवहन की मात्रा को एकदम कम कर देता है, जिसकी वजह से त्वचा नीली पड़ने लगती है। तो वो ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है वो होता है, और वो नाइट्रेट की कमी की वजह से होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो दोस्तों, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन पाया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हाइड्रोजन। दोस्तों, हाइड्रोजन करीब हमारे वायुमंडल में 3/4 हिस्सा मौजूद है। यह आवर्त सारणी का पहला तत्व है। दोस्तों, हाइड्रोजन सभी तत्वों में सबसे हल्का और सरल तत्व होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न है, बोल्टियर सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, बोल्टियर सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में तनु सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। दोस्तों, बोल्टियर सेल एक विद्युत रासायनिक सेल है, जो कि रासायनिक अभिक्रिया के जरिए विद्युत ऊर्जा पैदा करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति निम्न में से किसकी बनी होती है। तो दोस्तों, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति यह मुख्य रूप से पेप्टिडोग्लाइकन या फिर म्यूरिन की बनी होती है। तो ये ऑप्शन में दिया नहीं है, आप याद रखिएगा। जीवाणु की कोशिका पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है, जबकि कवक की जीविका काइटिन की बनी होती है। तो आप इस क्वेश्चन को थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। किसकी बनी होती है जीवाणु की कोशिका, तो पेप्टोग्लाइकन की बनी होती है। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्वों को हैलोजन कहा जाता है। तो दोस्तों, आवर्त सारणी के वर्ग 17 को हैलोजन कहा जाता है। इसके आउटर मोस्ट सेल यानी कि बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होता है और इसे ऑक्टेट पूरा करने के लिए केवल 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, जिस कारण से यह बहुत अधिक रिएक्टिव होता है। और दोस्तों, इस सारणी में यानी कि 17वीं में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन और टेनेसिन होता है, और जिसमें से स्टेटिन और टेनेसिन जो है दोस्तों, यह एक रेडियो एक्टिव तत्व है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वर्ग 17। अगला प्रश्न है, मीथेन एक रंगहीन, गंधहीन, गैर विषैली किंतु ज्वलनशील गैस है। इसका सामान्य नाम क्या है। तो दोस्तों, मीथेन का सामान्य नाम मार्स गैस यानी मीथेन गैस कहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, मार्स गैस। दोस्तों, मीथेन कहाँ से निकलता है, तो यह दलदलीय भूमि हो गया, जुगाली, जो जानवर लोग जुगाली करते हैं तो उस जुगाली से निकलता है, जानवरों के गोबर से निकलता है। तो ये सारी जगह से मीथेन गैस निकलती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, मीथेन मार्स गैस। अगला प्रश्न है, अपरूपता प्रदर्शित करने वाला धातु है। तो दोस्तों, अपरूपता प्रदर्शित करने वाला धातु कार्बन है। कार्बन का अपरूप कौन कौन सा है, तो हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, फुलेरीन हो गया,
तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्बन। अगला प्रश्न है, प्राणी उद्यान और वनस्पति उद्यान किसके उदाहरण हैं? तो दोस्तों प्राणी उद्यान और वनस्पति उद्यान एक्स सीटू संरक्षण के उदाहरण है। यह दोस्तों प्रजातियों के संरक्षण की एक प्रणाली है जिसमें उसके प्राकृतिक आवास के बाहर एक कृत्रिम आवास बनाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, एक्स सीटू संरक्षक। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा का कार्यकाल संसद के कानून द्वारा कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, अनिश्चित काल तक, लेकिन एक बार में केवल 1 वर्ष तक ही बढ़ाया जाता है। लेकिन दोस्तों जब आपातकाल समाप्त हो जाता है तो सिर्फ 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है, उससे अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अब राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा हमारे संविधान के आर्टिकल 352 में किया गया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है? तो दोस्तों संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है। इस भाग में मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है और दोस्तों भाग 3 में आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक की चर्चा की गई है। दोस्तों भाग 3 के आर्टिकल 32 आर्टिकल 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। अब भारतीय संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 को किसने कहा है, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुई थी? दोस्तों द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन बीपी मंडल यानी कि बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में हुआ था। और इसका गठन कब हुआ था दोस्तों? तो इसका गठन 1 जनवरी 1979 ईस्वी में हुआ था। और इसका गठन किसने किया था? तो भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीपी मंडल यानी बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। अगला प्रश्न है, केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए पुंछी आयोग का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों पुंछी आयोग का गठन 27 अप्रैल 2007 को किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 27 अप्रैल 2007। दोस्तों इसके अध्यक्ष पूर्व सीजेआई मदन मोहन पुंछी थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा करता है। दोस्तों राष्ट्रपति केवल मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर ही राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा यानी घोषणा करता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा का संरक्षण प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 97वां संविधान संशोधन के द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया गया। दोस्तों 97वां संविधान संशोधन 2011 में हुआ था और सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा का संरक्षण आर्टिकल 19 के गौ में दिया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त किस अवधि के लिए पद ग्रहण करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो वो मुख्य चुनाव आयुक्त के का पद ग्रहण अवधि होता है। दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त की चर्चा हमारे संविधान के भाग 15 के आर्टिकल 324 में किया गया है और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है? तो दोस्तों विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या 40 होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और अधिकतम संख्या उस राज्य में स्थित जनसंख्या, उस राज्य में मौजूद जनसंख्या पर निर्भर करती है। हर 10 लाख पर एक सदस्य की नियुक्ति की जाती है, एक विधायक बनता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अकाल आयोग को क्रम में सजाएं। स्मिथ आयोग, इसका स्मिथ आयोग सबसे पहले होगा, फिर होगा कैंपबेल आयोग। कैंपबेल आयोग का गठन 1866 में हुआ था। फिर होगा स्ट्रेची आयोग जिसका गठन 1880 में हुआ था। फिर लायल आयोग जिसका गठन
1896 में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1, 4, 3 और 2। अगला प्रश्न है, 1976 ईस्वी में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी एक राजनीतिक दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों 1976 में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी दल की स्थापना जगजीवन राव के द्वारा किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जगजीवन राव। अगला प्रश्न है, शिमला सम्मेलन 1945 में कांग्रेस प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों शिमला सम्मेलन 1945 में कांग्रेस प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था। दोस्तों अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के सबसे कम उम्र के प्रेसिडेंट बने थे, जिन्होंने 1923 ईस्वी में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, और साथ ही यह सबसे लंबे समय तक यानी 1940 ईस्वी से 45 ईस्वी तक कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत रहे थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो चलिए देखते हैं कौन सुमेलित नहीं है। पहला है नायर आंदोलन, जो कि केरल में हुआ था, तो ये सही सुमेलित है, जिसके नेतृत्व करता थे नायर दीवान बेलुथम्पी। और दोस्तों नायर आंदोलन हुआ कब था? तो ये 1809 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद है आत्मसम्मान आंदोलन, जो 1925 ईस्वी में हुआ था, और यह तमिलनाडु में हुआ था, जिसके नेतृत्व करता थे ईवी रामास्वामी नायर। तीसरा है दक्कन विद्रोह। दक्कन विद्रोह दोस्तों 1875 ईस्वी में हुआ था। कब? 1875 ईस्वी में, महाराष्ट्र में, और इसके नेतृत्व करता थे वासुदेव बलवंत फड़के। चौथा है रामोसी विद्रोह। रामोसी विद्रोह दोस्तों 1822 ईस्वी में हुआ था, और यह महाराष्ट्र में हुआ था, ना कि पश्चिम बंगाल में। तो ये गलत है। रामोसी विद्रोह के नेतृत्व करता दोस्तों चित्तूर सिंह थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा सुमेलित नहीं है ये पूछ रहा था, तो रामोसी विद्रोह सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के प्रथम गैर भारतीय अध्यक्ष ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इलाहाबाद में। इलाहाबाद में दोस्तों 1888 ईस्वी में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसमें पहले अंग्रेज जॉर्ज यूले के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। कांग्रेस की स्थापना दोस्तों बम्बई में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। कहाँ पे किया गया था? तो गोपाल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में किया गया था, और जिसकी अध्यक्षता W.C. बनर्जी ने की थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व 1875 ईस्वी में सर सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया था। इसकी स्थापना भी सर सैयद अहमद खां ने किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो भारतीय मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा प्रदान करना, साथ ही प्रथा प्रथा, बहुविवाह, महिलाओं को शिक्षा, दास्ता, तालाक से संबंधित मुसलमान के बीच सामाजिक सुधार करना, ये सारी चीज़ था अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य। और दोस्तों अलीगढ़ आंदोलन के लिए अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की भी स्थापना सर सैयद अहमद खान के द्वारा किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन डलहौजी की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल सिद्ध हुई? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अवध का अधिग्रहण। दोस्तों डलहौजी ने 1848 ईस्वी में हड़प नीति को चलाया, जिसके तहत जिसका भी उत्तराधिकार उसका पुत्र, जिसका भी पुत्र नहीं होता था, जो भी गोद लेता था पुत्र को, तो ऐसे राज्यों को वह हड़प नीति के तहत अपने राज्य में, अपने साम्राज्य में मिला लेता था, यानी अंग्रेज अपने अधीन ले लेता था। लेकिन अवध में ऐसा कुछ नहीं था, वहाँ उनका उत्तराधिकार भी था और उसका शासन भी अच्छे से चल रहा था। लेकिन फिर भी अवध पर डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाकर उसे अपने अधीन में ले लिया, उसको हड़प लिया। तो इसी वजह से कहा जाता है कि अवध का अधिग्रहण डलहौजी के लाइफ का सबसे बड़ी राजनीतिक भूल था। तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही है? तो चलिए हम लोग देखते हैं किसमें से कौन सा सही है। पहला है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, जिसमें हैदर अली
पराजित हुआ था, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1767 से 1769 ईस्वी में हुआ था, जिसमें हैदर अली और अंग्रेज के बीच ये युद्ध हुआ था, जिसमें हैदर अली की जीत हुई और मद्रास की संधि हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1740 से 84 ईस्वी के बीच हुआ था, जिसमें हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में हो गया। इसमें हैदर अली ने अंग्रेज को पराजित किया, ये गलत है। इसमें हैदर अली का हार हुआ था और यहाँ पे मंगलोर की संधि हुई थी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान की हार हुई थी और श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। तो ये भी गलत है, टीपू ने अंग्रेजों को हराया, ये गलत दिया हुआ है। चौथा है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1792 के बाद हुआ था, 1799 में हुआ था। कब? 1799 में हुआ था चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, जिसमें टीपू सुल्तान का पराजय हुआ और टीपू सुल्तान की मृत्यु भी हो गई थी। तो ये कथन सही दिया हुआ है, तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। पूछ रहा था कौन सा सही है। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल का कब्र गाजीपुर में स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस का। लॉर्ड कॉर्नवालिस का कब्र गाजीपुर, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्थित है। यह एकमात्र जनरल गवर्नर है जिसका कब्र भारत में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्य दिवस यानी डायरेक्ट एक्शन प्लान की घोषणा के द्वारा बिहार में पूर्ण हड़ताल हुआ था। कब हुआ था? तो ये 16 अगस्त 1946 को हुआ था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों यह हड़ताल क्यों किया गया था? तो यह हड़ताल औपचारिक भारत में मुसलमानों के लिए एक अलग मातृभूमि को जोड़ने के लिए यह हड़ताल मुस्लिम लीग के द्वारा किया गया था, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, तंजावुर के राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने कराया था? तो दोस्तों यह राज प्रथम के द्वारा करवाया गया था और यह 1003 से लेकर 1010 ईस्वी तक के बीच में इसका निर्माण हुआ था, तंजावुर का राजराजेश्वर मंदिर का। दोस्तों यह तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, औरंगजेब कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाने में दक्ष था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बीना बजाने में औरंगजेब निपुण था। अगला प्रश्न है, किस इटली यात्री को मुगल सेना में एक चिकित्सक नियुक्त किया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मनुची को। दोस्तों मनुची एक यूरोपीय यात्री था जो कि दारा सिकोह के शासनकाल में आया था और दारा सिकोह की सेना में तोपची की नौकरी की थी। जब दारा सिकोह की मृत्यु हो गई तो वह चिकित्सक का पेशा अपना लिया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, सबसे कट्टरवादी सूफी संप्रदाय कौन था? दोस्तों सबसे कट्टरवादी सूफी संप्रदाय नक्शबंदी था, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों यह इस्लामी कानून को और प्रथाओं को बहुत ही सख्त रूप से पालन करता था। इसकी स्थापना ख्वाजा पीर मोहम्मद के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? तो दोस्तों दार उल सफ़ा एक खैराती अस्पताल था जिसमें गरीबों का मुफ्त में इलाज किया जाता था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दार एक खैराती अस्पताल था। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में भूमि की वर्गीकरण किया गया था, ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी क्या कहलाती थी? तो दोस्तों ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी, बंजर होती थी, उसे खिल्ले कहते थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्षेत्र किस प्रकार की भूमि थी? तो दोस्तों खेती करने योग्य भूमि को क्षेत्र कहा जाता था, निवास करने योग्य भूमि को वास्तु कहा जाता था और पशुओं के चारा योग्य भूमि को चारागाह भूमि कहा जाता था। अगला प्रश्न है, किस बौद्ध संगीति के दौरान महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया? तो दोस्तों प्रथम बौद्ध संगीति के दौरान महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन त्रिपिटक के रूप में किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। त्रिपिटक में 3 पुस्तक हैं, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सूत पिटक में बुद्ध के धम्म की शिक्षा यानी उपदेशों का संग्रह किया गया है। विनय पिटक में बौद्ध मठ में रहने का नियम और आचरण का चर्चा किया गया है, जबकि अभिधम्म पिटक में दर्शन से जुड़े विषयों का चर्चा किया गया है और इन तीनों पुस्तक को मिलाकर त्रिपिटक कहते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवकों के कार्यकारी तथा न्यायिक अधिकार सर्वप्रथम किसके समय में अलग अलग किए गए? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में इसे अलग अलग किया गया था।
दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल 1786 से 1793 ईस्वी तक रहा था। अगला प्रश्न है, रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1770 ईस्वी में रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना की स्थापना हुआ था, जिसमें 1781 में बिहार के राजस्व प्रमुख ने इसे बदल दिया था। अगला प्रश्न है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गोपालगंज में सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर को दर्ज किया गया है, जबकि सबसे अधिक कहाँ पे दर्ज हुआ है? तो वो मधेपुरा में हुआ है सबसे अधिक। किशनगंज दूसरे नंबर पे है। और दोस्तों बिहार में लिंगानुपात 918 है, यानी पर 1000 पुरुष पर 918 महिलाएं हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तीव्रतर संशोषणीय और अधिक समावेशी समृद्धि किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य तीव्रतर संशोषणीय और अधिक समावेशी वृद्धि था। दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था? तो यह 2012 से लेकर 17 तक चला था और यह अंतिम पंचवर्षीय योजना था। दोस्तों 2015 ईस्वी में पंचवर्षीय योजना को नीति आयोग के रूप में बदल दिया गया था। योजना आयोग को नीति आयोग के रूप में बदल दिया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के सभी एटीएम को जोड़ने का कार्य करता है। दोस्तों भारत के सभी एटीएम को जोड़ने का कार्य भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, इसकी स्थापना दोस्तों आरबीआई और भारतीय बैंक संघ के मार्गदर्शन में हुआ था। दोस्तों यह खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली का संचालन करते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न है, विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो दोस्तों विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट यह विश्व बैंक के द्वारा तैयार की जाती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों यह वैश्विक आर्थिक विकास और संभावनाओं की जांच करता है और साथ ही उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान देती है। अब बात करें विश्व बैंक की, तो इसकी स्थापना जुलाई 1944 ईस्वी में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? तो यह वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा आय की असमानताओं का मापन किया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लॉरेंस कर्व यानी लॉरेंस वक्र के द्वारा, जिसे हम लोग गिनी गुणांक भी कहते हैं, के द्वारा आय की असमानताओं का मापन किया जाता है। दोस्तों इसमें आर्थिक मानकों की तुलना में जीवन स्तर को संदर्भित किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रवाल के विकास के लिए औसत सागरीय लवणता कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 27% से लेकर 32% तक। दोस्तों प्रवाल केवल खारे पानी में ही रह सकता है और प्रवाल के विकास के लिए गहराई कितनी होनी चाहिए? तो इसकी गहराई 200 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, 200 मीटर तक होनी चाहिए और लवणता 27% से लेकर 32% तक होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है आज के सेशन का, एटॉमिक थ्योरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों एटॉमिक थ्योरी नामक पुस्तक के लेखक नील्स बोर थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों 1913 ईस्वी में इन्होंने एटॉमिक थ्योरी नामक पुस्तक को प्रकाशित किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस पुस्तक का पूरा नाम है द थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक कॉन्स्ट्रक्शन। परमाणु सिद्धांत के जनक कौन थे दोस्तों? तो परमाणु सिद्धांत के जनक जॉन डाल्टन थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। तो हमारे आज के सेशन का ये लास्ट प्रश्न था। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों से शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।